नमस्कार। आज हम बात करेंगे 2026 के राशिफल के बारे में। ये राशिफल आप अपने चंद्र लग्न से देख सकते हैं, आप अपने लग्न से भी देख सकते हैं, यानी कि जन्म राशि चंद्रमा से देख सकते हैं या जन्म लग्न से भी देख सकते हैं। ये साल भर की प्रेडिक्शंस हैं और इनके लिए मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांजिट की डेट्स शेयर करूंगी, क्योंकि मैं उन्हें रेफर करूंगी इस पूरे पॉडकास्ट में। तो ये जानिए कि जीवन 12 प्रकार का या डेस्टिनी 12 प्रकार की नहीं है, ये जनरलाइज्ड है, पर इसमें कुछ प्रेडिक्शंस ज़रूर रिंग ट्रू करेंगी, क्योंकि स्पेसिफिकली अगर हमें अपना चार्ट दिखाना है तो हम स्पेसिफिकली उन इवेंट्स को समझेंगे जो हमारी हॉरोस्कोप से मैच करते हैं। ये जनरलाइज्ड रहेगा। तो इस साल में अगर हम समझें लार्ज प्लैनेट्स के मूवमेंट को, तो हम जुपिटर को देखेंगे सबसे पहले। आप जानते हैं कि मैंने पहले भी आपके साथ एक डिटेल्ड पॉडकास्ट शेयर किया कि 2025 से 32 बृहस्पति अतिचारी यानी कि फास्ट फॉरवर्ड मोशन में रहेंगे। इस साल यानी कि 2026 के साल में बृहस्पति 3 राशियों में गोचर करेंगे। तो आप समझ सकते हैं फास्ट फॉरवर्ड बृहस्पति के इमीडिएट इफेक्ट्स आएंगे। बृहस्पति साल की शुरुआत में रेट्रोग्रेड मोशन में रहेंगे मिथुन राशि में यानी कि जेमिनी में, और रेट्रोग्रेशन से फॉरवर्ड मोशन में आएंगे 11 मार्च को। उसके बाद 2 जून से बृहस्पति कर्क राशि यानी कि कैंसर साइन में गोचर करेंगे, और उसके बाद 31 अक्टूबर से साल के अंत तक बृहस्पति सिंह में लियो में रहेंगे। तो अलग अलग राशियों पे ये इफेक्ट जो है ये अलग तरीके से इसके इवेंट्स फ्रक्टिफाई करेंगे। अगर हम शनि को समझें तो शनि तो मीन राशि में ही रहेंगे पूरा साल, मगर 3 नक्षत्र बदलेंगे। उत्तर भाद्रपद में रहेंगे साल के शुरुआत में, उत्तर भाद्रपद शनि का ही नक्षत्र है, और उसके बाद 17 मई को शनि रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, और फिर 9 अक्टूबर को वापस उत्तर भाद्रपद अपने ही नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, और दिसंबर के अंत तक ये उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे। तो वैसे तो 2 नक्षत्रों का बदलाव है, मगर उत्तर भाद्रपद से रेवती 17 मई को, और उसके बाद 9 अक्टूबर के बाद फिर से उत्तर भाद्रपद। रेवती यहाँ पर बुध का नक्षत्र है, ठीक है। और शनि इसमें वक्री मार्गी भी होंगे, वक्री होंगे 27 जुलाई से वक्री होंगे, 11 दिसंबर तक शनि वक्री रहेंगे मीन राशि में, और उसके अलावा ये फॉरवर्ड मोशन में ही रहेंगे। अब हम प्रेडिक्शंस देखते हैं। मेष राशि वालों के लिए ये एक अच्छा साल है। बृहस्पति का गोचर तृतीय, चतुर्थ और पंचम भाव में रहेगा। तृतीय भाव में ये वक्री बृहस्पति नवम भाव पे दृष्टि डालेगा। कोई पुराने प्लान्ड आपके जो पिलग्रिमेज या कुछ तीर्थ जो आपने पहले सोचा हो वो इस समय आप पूरा कर सकते हैं। शॉर्ट जर्नीज का भी घर है, कम्युनिकेशंस का भी घर है तृतीय भाव। कुछ पुराने मित्रों से कोई दोबारा जैसे रीयूनियंस होती हैं क्लासेस की, वो, या आप अपने कुछ पुराने मित्रों से रिलेटिव से मिलेंगे, क्योंकि तृतीय शो के बृहस्पति अपनी नवम दृष्टि से एकादश भाव को देखेंगे। तो ये रीयूनियंस, ओल्ड फ्रेंड्स, ओल्ड रिलेटिव से मुलाकात भी दिखाता है। और शॉर्ट ट्रैवल्स, कुछ पुराने काम जो रह गए हैं, जिसमें मैं बार बार कहती हूँ तृतीय भाव से अगर हम दिल्ली में रहें तो हम NCR के ट्रैवल को देखेंगे, शॉर्ट ट्रैवल्स। तो बार बार आवागमन दिखता है मेष राशि के लिए। मेष राशि के लिए ये एक, अगर हम धर्म के प्रिज्म से इस साल को देखें तो नवमेश तृतीय भाव से एकादश भाव को भी देखता है और नवम भाव को भी देख रहा है। ये जब तब के लिए एक अच्छा समय है। आपके पिता को भी कोई उपलब्धि मिल सकती है इस समय में, ये भी आप जानें। यही बृहस्पति जब 2 जून से कर्क राशि में प्रवेश करेगा, तब मेष राशि वालों के लिए अगर कोई घर संबंधी या कोई प्रॉपर्टी संबंधी कोई प्लानिंग थी कि कोई प्लॉट लेना है या कोई अपने घर का कोई एक विचार था, तो वो इस समय, क्योंकि एक्सपेंशन का प्लैनेट है और एग्जॉल्ट करेगा, द्वादशेश और नवमेश होकर ये चतुर्थ भाव में एक्सपेंशन का प्लैनेट एग्जॉल्ट करेगा। तो ये प्रॉपर्टी रिलेटेड भी कुछ अच्छी न्यूज़ आपको लाकर दे सकता है, क्योंकि ये द्वादशेश भी है। तो ये आपको अपने शहर से बाहर भी प्रॉपर्टी खरीदवा सकता है, ये आप ध्यान रखें। नवंबर दिसंबर यही बृहस्पति पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। मेष राशि वालों के लिए संतानोत्पत्ति का ये एक अच्छा पीरियड है, कोई गुड न्यूज़ आ सकती है आपको।
अगर हम शनि को समझें तो शनि मीन राशि में है, यहाँ से ये तृतीय दृष्टि से द्वितीय भाव को देखेंगे तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा डाइट नहीं करें। इनसोम्निया, स्लीपलेसनेस हो सकती है क्योंकि शनि द्वादश भाव में, द्वादश भाव के सुखों में कमी लाएंगे। अब जो अपने स्पाउस के साथ सामंजस्य बनाए रखिए क्योंकि इस समय शनि के द्वादश भाव में होने से थोड़ा अलगाव भी आता है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, पाँव में दर्द हो जाना, जैसे कुछ लोगों को पाँव में स्वेलिंग हो जाती है, ये तब भी होता है जब ब्लड का पीएच बैलेंस एसिडिक होता है। ये भी शनि का बार बार वक्री मार्गी होना और नक्षत्रों में प्रवेश करना, अलग अलग नक्षत्रों में प्रवेश करना, स्पेसिफिकली जब शनि द्वादश भाव में छठे भाव के नक्षत्र यानी कि रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जो कि हम जानते हैं 17 मई से 9 अक्टूबर है, उसमें अपने फीट हेल्थ का ध्यान रखें। अगर पाँव में दर्द है तो उसे केयरफुली समझें, जानें। यू मस्ट डेफिनेटली गो टू द डॉक्टर इज माई रिकमेंडेशन। बेसिकली हैव सात्विक फूड, आप सात्विक खाना खाएंगे तो सिस्टम नॉर्मलाइज्ड रहेगा। हनुमान चालीसा शनिवार और मंगलवार 7-7 बार। हनुमान जी की उपासना से शनि और मंगल दोनों ही शांत रहते हैं, इसलिए मेष राशि वाले ये कर सकते हैं और ये शुभ होगा, लाभदायक हो। ये भी ध्यान रखें कि शनि जब वक्री होंगे 27 जुलाई से 10 दिसंबर के बीच में, तब जॉब रिलेटेड कोई बोनस या कोई बढ़त या व्यापारी वर्ग में हम कहें बिजनेस में कोई लाभ दिखता है मेष राशि वालों के लिए। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि के बारे में, यानी कि टॉरस राशि के बारे में। बृहस्पति साल के शुरुआत में दूसरे घर में यानी कि मिथुन राशि में वक्री होकर बैठे हैं। अब ये यहाँ पर अष्टमेश भी हैं और एकादशेश भी हैं। एकादशेश का द्वितीय भाव में आना यानी कि धन संबंधी लाभ दिखाता है, कोई कैपिटल एसेट लिक्विडेट हो सकता है इस पीरियड में, और आपका कोई सेल परचेज जो है वो इस समय दिख रहा है। इस साल में इनहेरिटेंस से भी लाभ आ सकता है वृषभ राशि वालों के लिए, ये आप ध्यान रखें। ये साल करियर और प्रोफेशन में एक अच्छा साल है। इनफैक्ट मैं ये कहूँगी कि वृषभ राशि वालों के लिए शनि का मीन राशि में ये गोचर, जो कि अप्रैल 2025 से जून 2027 है, ये करियर और प्रोफेशन में लाभदायक है। इसलिए शनि का ये नक्षत्र परिवर्तन और वक्री होना भी साल भर अगर हम देखें तो वृषभ राशि के लिए प्रोफेशनली ये एक बहुत ही अच्छा साल है। जून ऑनवर्ड्स जब बृहस्पति तृतीय भाव में गोचर करेंगे वृषभ राशि के लिए, तो एक मैरिज का इवेंट या एक ये प्रॉमिस फ्रक्टिफाई हो सकता है इस समय, क्योंकि तृतीय भाव में बैठे बृहस्पति सप्तम भाव पर अपनी दृष्टि डालेंगे और तृतीय भाव से एकादश भाव को, एकादशेश होकर एकादश भाव को देखेंगे एग्जॉल्टेशन की पोजीशन से। तो यहाँ पर कुछ खासा लाभ दिखता है प्रोफेशनली भी, व्यापारी वर्ग के लिए भी। और अगर हम इस पीरियड को देखें तो ये जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इन मंथ्स में ये लाभ ज़्यादा दिखता है। उसके बाद नवंबर, दिसंबर के मंथ्स में बृहस्पति जब चतुर्थ भाव में आते हैं और एकादशेश होकर चतुर्थ भाव में आते हैं, आप जानिए एकादश भाव जो है वो चतुर्थ से अष्टम है, तो कुछ घर में कुछ चेंज आता है। आप अपना स्थान छोड़ के स्थान परिवर्तन करते हैं, स्थान बदलते हैं, या जिस प्रॉपर्टी में रह रहे हैं उसको बेचते हैं, कोई नहीं खरीदते हैं, तो ये कुछ चेंजेस दिखते हैं। और यहाँ पर बृहस्पति वृषभ राशि के लिए अष्टमेश भी है। अष्टमेश होकर जब ये नवंबर दिसंबर के मंथ्स में जब ये चतुर्थ भाव में बृहस्पति आएंगे तो अपनी माँ की सेहत का आप ज़रूर ध्यान रखें। और थोड़ा जो ये मूवमेंट है घर से, ये थोड़ा डिस्कम्फर्टिंग हो सकता है, इसका आप ध्यान रखें। वृषभ राशि वाले आलस्य, लेथार्जी से बचें, क्योंकि शनि जब जब लग्न को देखता है थोड़ा सा वक्री होकर, अब जैसे इस चार्ट में जब रेवती नक्षत्र में शनि का प्रवेश होगा तो नौकरी में बदलाव आ सकता है, मगर प्रमोशन के साथ आएगा। अब रेवती नक्षत्र में 17 मई से 9 अक्टूबर तक शनि रहेंगे, तो इस बीच में जॉब में कोई चेंज आ सकता है, मगर ये चेंज बहुत लाभदायक होगा, ये ध्यान रखिए। वृषभ राशि, देखिए ऐसा तो नहीं है कि
मैं कहूँ कि मेष राशि वाले सिर्फ हनुमान चालीसा करें और वृषभ राशि वालों को वो पढ़ के उसका लाभ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। एक तरीका तो ये है कि जो भी आपके इष्ट हैं, आपके आराध्य हैं, या जो भी आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, आप उसको कंटिन्यू करें। और ये साल दर साल इसे या महीना दर महीना इसे बदलने की ज़रूरत नहीं है। इसे रेमेडी की तरह नहीं, क्योंकि जानिए एक को साधने से सब सद जाते हैं। तो आपके जो भी इष्ट, आराध्य, कुलदेव या जो भी आपकी परंपरागत जिनकी आप वर्शिप करते हैं, तो आप उनका वर्शिप कर सकते हैं। मगर अगर मैं वृषभ राशि के लिए स्पेसिफिकली देखूं तो मैं कहूँगी संकटनाशक गणेश स्तोत्रम का जाप कर सकते हैं, महालक्ष्मी अष्टकम पढ़ सकते हैं आप लोग। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि के लिए बृहस्पति मिथुन राशि में ही साल की शुरुआत में गोचर कर रहे हैं और यहाँ ये सप्तमेश होकर लग्न में गोचर कर रहे हैं। तो मैरिज रिलेटेड एक प्रॉमिस जनरेट होता है। ये भी ध्यान रखिए कि मिथुन राशि के लिए सप्तम भाव पर डबल ट्रांजिट का इफेक्ट हो रहा है। शनि और बृहस्पति दोनों की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है, इसलिए मैरिज रिलेटेड किसी इवेंट को फ्रक्टिफाई कर सकते हैं ये दोनों ग्रह। मिथुन राशि के लिए बृहस्पति कर्क में गोचर करेंगे जून से अक्टूबर के बीच में। नोट कीजिए कि यहाँ ये दशमेश हैं और दशमेश एग्जॉल्ट होंगे 1 जून से 31 अक्टूबर के बीच में कर्क राशि में। इसलिए यहाँ पर ये कोई जॉब रिलेटेड गेन्स दिखाते हैं, स्पेशली फॉर सर्विस पीपल, ये ध्यान रखिए आप। उसके बाद नवंबर दिसंबर के जो मंथ्स हैं वो जॉब रिलेटेड ट्रैवल भी दिखाते हैं मिथुन राशि के लोगों के लिए। मिथुन राशि के लोगों के लिए उनके छोटे भाई बहन जो हैं वो किसी अच्छी इंस्टीट्यूशन में पढ़ने जा सकते हैं टुवर्ड्स द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर। यहाँ पर एक और पॉइंट आ रहा है, इसमें कुछ ऐसे प्रोफेशनल्स ज़रूर होंगे जो कोई बहुत मेजर चेंज या ब्रेक लेने का सोच रहे हैं अपने करियर में। अगला साल स्पेसिफिकली अगर मैं इसको देखूं तो मैं कहूँगी साल का पहला क्वार्टर और साल का आखिरी क्वार्टर ये मेजर चेंज आप कर सकते हैं, मगर बहुत सोच समझ के, बहुत सूझबूझ से इस चेंज को करिए, क्योंकि मिथुन राशि के लिए शनि अष्टमेश भी हैं और बार बार वक्री मार्गी होंगे दशम भाव में। इसलिए चेंज, ब्रेक, जैसे कुछ लोग तो ये भी कह सकते हैं कि हमें सबैटिकल चाहिए, तो ऐसी कहानी बनी हुई है। पर आप जो भी करें बहुत सोच समझ कर करें, ये रिकमेंडेशन रहेगा। अब मिथुन राशि वालों के लिए ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअलाइज करेंगे धर्म को, तो बहुत क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि पूरा साल ही राहु केतु का तृतीय और नवम भाव पर इफेक्ट रहेगा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इसको इंटेलेक्चुअलाइज ना करके कुछ एक अपना स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ज़रूर बनाएं, क्योंकि यहाँ पर जब भी आप देखेंगे राहु केतु का बहुत इफेक्ट आता है तो ऐसे लोग बहुत मंत्र उपासना ना करते हुए भी क्रिया योग में इंटरेस्ट लेते हैं। तो ये भी एक पॉइंट है जो मैं बताना चाह रही हूँ। फादर की हेल्थ का ध्यान रखा जाए, मिथुन राशि वाले लोग इस बात का ध्यान रख सकते हैं। महिषासुर मर्दिनी स्तोत्रम, जैसे ही हम भगवती दुर्गा का वर्शिप करते हैं तो ज़रूर जानिए कि राहु शांत होता है। राहु केतु के जो इल इफ़ेक्ट्स हैं वो शांत होते हैं भगवती दुर्गा का वर्शिप करने से। अब हम बात करते हैं कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि के लिए राहु केतु का ये जो एक्सिस है ये द्वितीय और अष्टम भाव पर ऑलमोस्ट पूरा साल रहेगा और साल के अंत में जाकर ये एक्सिस बदलेगा और ये एक्सिस सप्तम और लग्न पर आ जाएगा। तो साल के अंत यानी कि दिसंबर के मास से वो साल का अंत ही हो रहा होगा, तब विवाह का एक योग उत्पन्न होने का एक पीरियड शुरू होगा। फिर इसे 27 में जाकर देखेंगे कि ये कैसे एक्टिवेट होता है, मगर ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ध्यान रखिए कि कर्क राशि वालों के लिए अष्टम भाव में राहु, अष्टम भाव का राहु जो है वो सडन प्रॉब्लम्स देता है, सडन इश्यूज, सडन ऑब्स्टिकल्स, सडन चैलेंजेस। इस बात का आप ध्यान रखें। और ये कई बार ह्यूमिलिएशन और हरासमेंट भी दिखाता है, मगर ये देखना पड़ेगा, आपकी इंडिविजुअल चार्ट पर ध्यान देना पड़ेगा, उसकी क्या दशाएं हैं।
और प्लैनेटरी पोजीशन क्या है आपके चार्ट की, ये उसे देखकर समझना पड़ेगा। ज़्यादा क्लियर ये बात तभी होती है जब हम आपका इंडिविजुअल चार्ट देखते हैं। ये जनरलाइज्ड प्रेडिक्शंस हैं बेसिस द 12 चंद्र राशिस एंड द असेंडेंट्स। केतु द्वितीय भाव में जब भी आता है तो बहुत इरेटिक फूड हैबिट्स हो जाती हैं, ये भी आप जानिए। और स्पीच जो है वो, वाणी जो है वो हार्श हो जाती है, तो बोलने से पहले सोचें और थोड़ा नियंत्रण रखें अपनी वाणी पर, ये ज़रूरी है। शनि नवम भाव में ही रहेंगे कर्क राशि के लिए, और नवम भाव से ये एकादश भाव को देखेंगे। क्योंकि ये अष्टमेश है और एकादश भाव को देखते हैं तो कमीशन रिलेटेड जो काम होता है उसमें अष्टम और एकादश का लिंक आता है, तो कमीशन में या वेरिएबल इनकम में बढ़त होगी, आप ये जानिए। ऐसा पूरे साल में ये योग बना ही हुआ है। जब शनि वक्री होंगे और वक्री होकर राहु पर अपना इफेक्ट देंगे, जो कि लास्ट वीक ऑफ जुलाई से फर्स्ट सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर है, इस पीरियड में कर्क राशि वाले अपने स्पाउस का ध्यान रखें, स्पाउस की हेल्थ का ध्यान रखें और फादर की हेल्थ का ध्यान रखें, क्योंकि ये सप्तमेश होकर अष्टम भाव की तरफ वक्री होगा नवम भाव से। इसलिए स्पाउस और फादर दोनों की हेल्थ का ध्यान रखें कर्क राशि वाले। बृहस्पति साल के बीच में यानी कि जून से अक्टूबर में एग्जॉल्ट करेंगे लग्न में, ये षष्ठेश होकर लग्न में एग्जॉल्ट करेंगे। यहाँ पर ये नवमेश में है, तो जब ये दोनों का इफेक्ट आएगा तो जून से अक्टूबर जो है कर्क राशि वालों के लिए धर्म कर्म तो बढ़ेगा, क्योंकि नवमेश एग्जॉल्ट हो रहा है। तो तीर्थ में जाना, ज्योतिर्लिंग पे दर्शन करना या 4 धाम की यात्रा करना, ये तो दिखता है, मगर क्योंकि ये षष्ठेश हैं और एग्जॉल्ट करेंगे तो हेल्थ का ध्यान रखिए, स्पेशली अपनी स्टमक हेल्थ का ध्यान रखिए। यहाँ पर वेट गेन हो सकता है, इंटेस्टाइनल इश्यूज आ सकते हैं, स्टमक हेल्थ थोड़ी पुअर दिखती है, इस बात का आप ध्यान रखें। यहाँ पर एक और बात है कर्क राशि वालों के लिए, साल की शुरुआत में यानी कि जो साल के पहले 5 महीने हैं उसमें अगर कोई पुराना कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें कमी आएगी। वो इसलिए क्योंकि षष्ठेश द्वादश भाव में जाएंगे तो कोर्ट केसेस में कमी दिखाएंगे वो यहाँ पर, और सर्विस रिलेटेड, वर्क रिलेटेड ट्रैवल भी दिखाएंगे। अगर हम कर्क राशि वालों के लिए देखें तो रुद्र अष्टकम एक अच्छा जाप है करने के लिए। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्तोत्र है महादेव का, इसे आप रेगुलरली कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप गणपति अथर्व शीर्षम का भी जाप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सिंह राशि के लिए। सिंह राशि वालों के लिए शनि सप्तमेश होकर अष्टम में गोचर कर रहे हैं। भावत भावम भी अगर हम समझें तो चतुर्थ से चतुर्थ यानी कि सप्तमेश का अष्टम में गोचर माँ की सेहत के लिए भी नहीं अच्छा और स्पाउस के लिए भी नहीं अच्छा। कोई रिलेशनशिप या कोई सेरेमनी जो हो चुकी है मैरिज रिलेटेड वो ब्रेक कर सकती है, या हम ये कहें कि माधुर्य या ब्लिस जो है, संबंधों में जो ब्लिस है उसमें कमी दिखती है। ऐसा सिंह लग्न के लोगों के लिए क्लियर है। यहाँ पर राहु केतु का लग्न और सप्तम पर ये एक्सिस जो बना हुआ है ये आपको अनकन्वेंशनल आउटलुक दे सकता है, और इस साल आप कुछ ज़्यादा ही एक्सप्लोरेटिव और इनोवेटिव हो सकते हैं। बट जिसे कहते हैं कि विजडम के धुरी में या दायरे में या मर्यादा के दायरे में ही बने रहें, बहुत ज़्यादा अनकन्वेंशनल और एक्सपेरिमेंटल ना हो। स्पेशली ये यूथ के लिए है, इस बात का आप ध्यान रखें, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। साल के अंत में जब राहु इसी शनि पर अष्टम भाव में आ जाएंगे तो सिंह राशि के लोगों के लिए ये साल का जो आखिरी महीना है यानी कि दिसंबर, ये एक हेल्थ रिलेटेड अच्छा मंथ नहीं है। इसमें बहुत ज़्यादा आप अगले साल के न्यू ईयर्स पे बहुत ज़्यादा कोई ट्रैक या एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए, जैसे कई बार लोग बाहर की कंट्रीज़ में ट्रैवल करते हैं, बी वेरी केयरफुल अबाउट इट, बिकॉज ये वहाँ पर प्रॉब्लम आपको दिखा रहा है, स्पेसिफिकली इन द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर। अब इस पूरे साल में सिंह राशि के लिए शनि मीन राशि में गोचर करेंगे और मीन राशि से तृतीय दृष्टि से आपके दशम भाव को देखेंगे।
तो ऐसे ऐसे केसेस में ऐसा होता है जैसे कि प्रोफाइल चेंज होना, जैसे लोग कहते हैं कि हम टेक्निकल बैकग्राउंड के थे पर अब हम क्लाइंट फेसिंग, कुछ मार्केटिंग एलिमेंट या सेल्स का एलिमेंट आ रहा है हमारी जॉब में, या वाइस वर्सा। प्रोफाइल में एक एवोल्यूशन दिखाता है। ये ऐसा पूरा साल रहेगा और ऐसा भी हो सकता है कि जब प्रोफाइल चेंज हो आपको वो ना अच्छी लगे और आप फिर वापस रिवर्ट करें अपनी प्रीवियस प्रोफाइल में। ये इस पॉइंट को समझना पड़ेगा। साल के पहले 5 महीने में सैटर्न और जुपिटर दोनों का ट्रांजिट, डबल ट्रांजिट आ रहा है पंचम भाव पर। सिंह राशि वालों के लिए संतानोत्पत्ति के लिए ये एक अच्छा पीरियड है। कई बार कोई मेजर एग्ज़ाम भी क्रैक होता है और आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन में पढ़ने जाते हैं जब ऐसा होता है। ये भी एक पॉइंट है जिसका आप ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पर अष्टम भाव एग्जॉल्ट, यानी कि जुपिटर साल के बीच में एग्जॉल्ट करेंगे द्वादश भाव में अष्टमेश होकर और पंचमेश होकर। स्टूडेंट्स अपने घर से बाहर जा सकते हैं पढ़ने के लिए। और सडन गेन्स का भी पीरियड है फ्रॉम फॉरेन लैंड्स। जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस भी करते हैं उनके लिए भी जून टू अक्टूबर गेन्स का पीरियड है फ्रॉम फॉरेन लैंड्स, ये आप जानें। अब सिंह राशि वाले ब्रह्मांड पुराण में दशरथकृत शनि स्तोत्रम पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा इम्बैलेंस दिखता है, इसलिए मैंने शनि स्तोत्र आपसे पढ़ने के लिए कहा। यहाँ आप मंगल और शनिवार, ट्यूसडेज एंड सैटरडेज को हनुमान चालीसा भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि वाले स्पेसिफिकली जब शनि रेवती नक्षत्र में प्रवेश करें तो उन्हें अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। रेवती नक्षत्र क्यों मैंने कहा, क्योंकि रेवती नक्षत्र कन्या राशि वालों के लिए बुध का, यानी कि लगन का नक्षत्र है और शनि यहाँ पर षष्ठेश भी हैं। रेवती नक्षत्र में शनि 17 मई से 9 अक्टूबर के बीच में गोचर करेंगे। तो कन्या राशि यानी कि वर्गो असेंडेंट्स के लिए या वर्गो जन्म राशि, कन्या जन्म राशि के लिए ये एक टाइम है। अपनी हेल्थ के बारे में आप सावधान रहिए, ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर शनि आपके सप्तम भाव में पूरे साल रहेंगे। ये पंचमेश होकर आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। कई बार ये एक रिलेशनशिप की शुरुआत भी दिखाते हैं जो आप खुद डिसाइड करें, या एक इंक्लिनेशन जो आपका खुद हो, जो गहरा हो, ये उसकी शुरुआत भी दिखाता है पंचमेश होकर शनि का सप्तम में आ जाना। यहाँ पर लग्न पर ही अगर हम लग्न को देखें तो केंद्र में बृहस्पति और शनि साल की शुरुआत में है। ये दोनों ही लार्ज प्लैनेट्स का इस प्रकार केंद्र में आना, बृहस्पति का तो स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो चतुर्थेश होकर चतुर्थ भाव को देखना कन्या राशि के लिए, ये चतुर्थ भाव यानी कि सुख के भाव की एक्सपेंशन या उसका कंफर्ट दिखाता है। ऐसे लोग अपने घर में कुछ बहुत कई बार जिसे कहते हैं कि अपनी स्पेस को कंफर्टेबल बनाने के लिए हम कुछ चेंजेस करते हैं, कुछ नया पेंट करते हैं, कुछ नया फर्नीचर लाते हैं, उस स्पेस को, अपनी जो स्पेस है उसे कंफर्टेबल बनाते हैं। तो ऐसा कन्या राशि के लिए क्लियरली दिखता है। षष्ठेश होके शनि का सप्तम भाव में आना, मैंने एक पीरियड स्पेसिफाई किया है हेल्थ के लिए, मगर थोड़ा आप केयरफुल ही रहें। यहाँ पर आपके छोटे भाई बहनों की हेल्थ के बारे में भी आप केयरफुल रहें, क्योंकि वक्री होकर शनि यानी कि अगस्त से दिसंबर मिड अगर हम कहें तो इसके बीच में उनको भी थोड़ा सा एक ट्राइंग पीरियड, डिफ़िकल्ट, स्लाइटली टैक्सिंग पीरियड, जिसे कहते हैं बहुत मेहनत करी किन्हीं एग्ज़ाम्स में या जॉब्स में या इंटर्नशिप में बहुत मेहनत हो रही है, वो जो शुरुआत का टाइम होता है वो आपके छोटे भाई बहनों को अपने करियर में इस्टेब्लिश होने के लिए एक स्लाइटली टफ टाइम दिखाता है ये गोचर। तो इस बात का भी ध्यान रखिए। जून से बृहस्पति एकादश भाव में आ जाएंगे और सप्तमेश का एकादश भाव में आना आपका स्पाउस या पति हैं पत्नी हैं उनके बिजनेस में या उनके व्यापार में उनका बहुत लाभ दिखता है। या इस समय ऐसा भी हो सकता है कि आपकी पत्नी कहें कि उन्हें कोई अपना बिजनेस सेटअप करना है, पार्टनरशिप में सेटअप करना है, तो वो लाभदायक ही होगा, क्योंकि सप्तमेश का अपने एकादश भाव में आकर एग्जॉल्ट होना ये एक पॉजिटिव पॉइंट दिखाता है। और
सप्तमेश का साल के अंत में फिर द्वादश भाव में जाना, ये ट्रैवल दिखाता है आपका भी और आपके स्पाउस का। अगर आपके स्पाउस की ट्रैवल रिलेटेड जॉब है तो ये ट्रैवल भी दिखाता है नवंबर दिसंबर के मंथ में। कन्या राशि वालों के लिए राहु केतु ऑलमोस्ट पूरा साल नवंबर एंड तक छठे और द्वादश भाव के इस एक्सिस पर, यानी कि कुंभ और मीन के इस एक्सिस पर रहेंगे। राहु जब जब छठे भाव में आता है तो बड़ा ही पॉलिटिकल प्रॉब्लम दिखाता है ऑफिसेज में, और छुपे हुए शत्रु, हिडन एनिमीज, कॉन्स्पिरेसीज, ये सब दिखाता है। तो इससे थोड़ा आप लड़ने में तो सक्षम होंगे या आप इसको कर्ब करने में, इस पर हावी होने में तो सक्षम हैं, मगर ये वो कहते हैं सिरदर्दी बहुत देता है छठे भाव का राहु, और ये इन्फेक्शंस भी कराता है स्टमक रिलेटेड। तो बहुत बाहर का खाना खा रहे हैं तो बी वेरी केयरफुल कि क्या उसका सोर्स है, आपको पता होना चाहिए। गट हेल्थ और स्टमक हेल्थ के लिए ये एक बहुत अच्छा गोचर नहीं है, इस बात को जानिए। कन्या राशि वाले शिव के ज्येष्ठ पुत्र मुरुगन का वर्शिप करें तो भी लाभदायक है। इसमें मुरुगन भुजंगम एक अच्छा स्तोत्र है, एक पावरफुल स्तोत्र है करने के लिए। हनुमान चालीसा भी आप कर सकते हैं मंगल शनिवार। अष्टमेश मंगल है और तृतीयेश भी मंगल है कन्या राशि वालों के लिए, इसलिए मैंने ये स्तोत्र आपको रेकमेंड किया। अब हम बात करते हैं तुला राशि के बारे में। तुला राशि के लिए शनि चतुर्थेश और पंचमेश होकर छठे भाव में बैठे हैं और छठे भाव से अष्टम भाव को भी देख रहे हैं। तो यहाँ पर स्पेसिफिकली आप अपनी मदर की हेल्थ का ध्यान रखें। और चतुर्थ भाव का छठे भाव में आना, जब भी ऐसा होता है, चतुर्थेश का छठे भाव में आना जब भी ऐसा होता है तो कोई डिस्टेंट ट्रैवल, कई बार ये आउट ऑफ द कंट्री ट्रैवल भी दिखाता है, आउट ऑफ द सिटी ट्रैवल भी दिखाता है। वो डिपेंड करता है आपके अपने इंडिविजुअल चार्ट के ऊपर। यहाँ पर साल की शुरुआत में बृहस्पति षष्ठेश होकर नवम भाव में रहेंगे और उसके बाद जून से अक्टूबर के मंथ्स में दशम भाव में। छठे भाव का एग्जॉल्ट होना दशम भाव में ये सक्सेस तो दिखाता है, मगर चैलेंजेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा दिखाता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस, कुछ ऐसा जो आपको लगे कि स्ट्रेच करना पड़ रहा है अपने आप को अचीव करने के लिए। कोई ऐसे टारगेट्स आपको दे दिए जाएं, फॉर एग्जांपल इन अ सेल्स जॉब, जिन्हें अचीव करने के लिए, अब मान लीजिए कुछ ऐसे टारगेट्स आपको दिए जाएं जिनको अचीव करने के लिए आपको अपने आप को बहुत स्ट्रेच करना पड़े। ये ऐसा जून टू अक्टूबर दिखता है फॉर तुला लग्न पीपल। अब तुला लग्न के लिए ये पंचमेश भी छठे भाव में आया है, तो अपने बच्चों की एकेडमिक्स पर थोड़ा ध्यान दें। वो ज़्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर में जा रहे हैं या डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, उनको फोकस दिलाइए और काम पर थोड़ा और डिसिप्लिन कीजिए अपने बच्चों को, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तुला राशि के लिए राहु केतु का ऑलमोस्ट पूरे साल का जो एक एक्सिस है वो पंचम और एकादश एक्सिस है। राहु केतु भी इवेंट के फ्रक्टिफाई करने में बहुत मदद करते हैं। तो राहु केतु का ये पंचम और एकादश का एक्सिस भी फिफ्थ पंचम भाव संबंधी इवेंट को फ्रक्टिफाई करा सकता है, ये आप जानिए। कई बार ऐसे लोग इन्वायरमेंटल साइंसेस पढ़ते हैं इस एक्सिस पर। ये ऑफ कोर्स ये बहुत स्पेसिफिक पॉइंट है और ये स्पेसिफिक कुंडलियों पर लगेगा, पर ये मैंने एक पॉइंट आपसे यहाँ शेयर किया। एक रिलेशनशिप में जाने के लिए या एक गहरे प्रेम संबंध को भी राहु केतु इस पंचम और एकादश भाव पे दिखाता है। फॉलिंग इन लव बिकम्स इजी विद दिस ट्रांजिट। अब दिस इज़ द वे ऑफ लाइफ, इसलिए आपको मैंने ये एक पॉइंट बताया। अब बृहस्पति का जब एकादश में गोचर होगा, यानी कि साल के अंत में नवंबर दिसंबर के मंथ्स में, आपने लोन नहीं लेना है, कुछ मॉर्टगेज नहीं करना है। अगर आपने मॉर्टगेज कर दिया तो उसको छुड़ाना मुश्किल होगा। लोन्स अगर आपने नवंबर दिसंबर के मंथ्स में लिए तो लगेगा कि उन्हें आप 6 महीने 8 महीने या साल भर में या जो भी आपकी अवधि होगी उसमें छुटकारा मिल जाएगा आपको लोन से, मगर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि छठा भाव जब एकादश में, षष्ठेश जब एकादश में गया हो और आप अपने सिर पर लोन्स की सिरदर्दी बना लें तो वो जल्दी छूटते ही नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। इस समय अगर कोई भी प्रॉब्लम, हेल्थ की प्रॉब्लम आपको इस पूरे साल तंग करती है
तो साल के अंत में वो क्रॉनिक हो सकती है, क्योंकि षष्ठेश एकादश भाव में गोचर कर रहे होंगे। इस बात का आप ध्यान रखें। तुला राशि वाले महालक्ष्मी को वर्शिप कर सकते हैं। महालक्ष्मी अष्टकम, कनकधारा स्तोत्रम कर सकते हैं और हनुमान चालीसा भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। देखिए, वृश्चिक राशि के लिए पंचमेश बृहस्पति साल की शुरुआत में अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। अपने बच्चों की, और अगर आप खुद के बारे में भी, आप एक सीनियर स्टूडेंट हैं तो अपनी स्टडीज़ का ध्यान रखें। कई बार क्या होता है, आपके बच्चे भी कोई एक स्ट्रीम पकड़ें और उसके बाद कहें इसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा, अब कुछ और करना है, हमने एडमिशन इसमें ले लिया, अब ये नहीं, अब ये करेंगे। तो इन दोनों बातों के लिए केयरफुल रहिए। ये स्ट्रीम चेंज ब्रेक इन एजुकेशन दिखाता है। तो ब्रेक इन एजुकेशन कई बार ऐसे होती है, जैसे कुछ लोग साल ड्रॉप कर देते हैं। आपका, अगर आपके बच्चे का ऐसा चार्ट है या आपका ऐसा चार्ट है, आप अपना स्ट्रीम चेंज कर सकते हैं इस समय, इसका आप ध्यान रखें। उसके बाद जब जून से हम अक्टूबर देखते हैं तो वृश्चिक राशि वालों के लिए ये एक बहुत ही अच्छा पीरियड है, क्योंकि पंचमेश यहाँ एग्जॉल्ट हो रहा है। ये मंत्र उपासना करने के लिए भी एक बहुत ही अच्छा पीरियड है। संतानोत्पत्ति के लिए एक बहुत अच्छा पीरियड है। अपने प्रोफेशन में किसी नए वेरी सीनियर प्रमोशन का पीरियड भी ये जून से अक्टूबर का पीरियड ये दिखता है, क्योंकि पंचमेश जो है और एकादश भी जब इनकी दशाएं आती हैं या इन पर अच्छा गोचर होता है तो ये आपकी पोजीशन, आपके स्टैचर को बिल्ड करते हैं। इस बात को आप जानिए। आपके बच्चे भी इस पर्टिकुलर पीरियड में चेंजेस के बाद, जो मैंने चेंज की बात की उसके बारे में तो आप केयरफुल रहेंगे। कुछ आप देखेंगे कि फाइनली जो मूवमेंट होगा फिर उसमें वो एक्सेल करेंगे या उसमें कुछ अच्छे नंबर आएंगे, एंड फाइनली जब वो टर्न या वो चेंज किया जाएगा इन द स्ट्रीम एट्सेट्रा, तो वो डिसीजन ठीक दिखता है, वो मूवमेंट अच्छा दिखता है। बट एज आई सेड कि ये आप अपने बच्चे के, या अगर आप खुद ही स्टूडेंट हैं तो अपने चार्ट को अलग से एनालाइज ज़रूर कराइए, किसी से भी कराइए, और ठीक गाइडेंस से इसके साथ आगे बढ़िए। ये इंडिविजुअल चार्ट के लेवल पर भी देखा जाएगा। अब यहाँ पर शनि और बृहस्पति का साल के शुरुआत में द्वितीय भाव पर डबल ट्रांजिट है। आपके घर में अगर आपका बच्चा मैरिजेबल एज का है तो कुटुंब में आपके एक एडिशन होने का भी समय है, ये भी आप जानिए। अब यहाँ पर साल के अंत में नवंबर दिसंबर के मंथ्स में जब बृहस्पति लियो में प्रवेश करेंगे, ये पंचमेश होकर जब दशम भाव में प्रवेश करेंगे तो जॉब में बिल्कुल चेंज का समय दिखाता है। ये ऑलरेडी पोजीशन आप मतलब ऑलरेडी चेंज का मन बन चुका होगा और नवंबर दिसंबर में ये एक चेंज का पीरियड दिखाता है, ये आप जानिए। इस चार्ट के लिए लियो लग्न के लिए राहु केतु का जो पूरे साल का अगर हम देखें गोचर, वो चतुर्थ और दशम भाव पे है। राहु चतुर्थ भाव में बहुत अच्छा नहीं माना गया क्योंकि सुख में थोड़ी कमी देता है, तो ये आपको थोड़ा डिस्प्लेसमेंट देता है, ये भी जानिए। राहु डिस्प्लेसमेंट का भी प्लैनेट है, डिस्प्लेसमेंट भी देता है चतुर्थ भाव में, तो इसका भी ध्यान रखें। केतु पर ही बृहस्पति का गोचर नवंबर के मंथ में केतु के ऊपर होगा। दिसंबर में तो केतु का मूवमेंट हो जाएगा, कर्क में केतु आ जाएंगे और मकर में राहु चले जाएंगे। मगर जब बृहस्पति का केतु पर गोचर होगा तो जो नवंबर का मंथ है सिंह राशि वालों के लिए, ये उनकी जॉब में बहुत चेंजेस और उथल पुथल का मंथ रहेगा। इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। साल की शुरुआत में बृहस्पति वक्री रहेंगे और वक्री होकर ये वृषभ यानी कि सप्तम भाव पे इफेक्ट डालेंगे और वहाँ से शनि भी पंचम भाव से सप्तम भाव पर इफेक्ट डालता है। जनवरी टू मई ये जो पीरियड है ये विवाह होने का भी पीरियड है वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वाले गणपति अथर्व शीर्षम इसका भी जाप कर सकते हैं और शिवाष्टकम का जाप कर सकते हैं, और हनुमान चालीसा तो सभी लोग कर सकते हैं। अगर जॉब संबंधी प्रॉब्लम हो तो वृश्चिक राशि वाले राम रक्षा स्तोत्र का भी जाप कर सकते हैं। सिंह राशि दशम भाव में आ रही है और वहाँ प्रॉब्लम दिखती है थोड़ी, इसलिए राम रक्षा स्तोत्र का भी जाप किया जा सकता है। हम बात करते हैं धनु राशि के बारे में। धनु राशि के लिए
बृहस्पति साल की शुरुआत में सप्तम भाव में बैठे हैं और लग्न को ही देख रहे हैं, और शनि और बृहस्पति का डबल ट्रांजिट लग्न पर आ रहा है। ये बहुत से रुके पुराने कामों को पूरा होता दिखाता है, ये भी आप जानिए। हेल्थ ठीक रहेगी, मगर धनु राशि वालों को अपने हेल्थ के लिए जो ध्यान रखने का पीरियड है वो है जब बृहस्पति कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। धनु के लिए कर्क अष्टम राशि हो जाती है, और उसमें प्रवेश जो है वो हेल्थ के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम दिखाता है। इसको अगर हम जाने तो जून से अक्टूबर ये मंथ्स जो हैं ये धनु राशि वालों के लिए, उनको अपनी हेल्थ के लिए सावधान होना पड़ेगा इन कुछ मंथ्स में। जैसे ही 31 अक्टूबर क्रॉस होती है और बृहस्पति लियो में यानी कि नवम भाव में प्रवेश कर जाएंगे तो हेल्थ रिलेटेड हेल्थ ठीक हो जाती है और प्रॉब्लम नहीं आती। कई बार प्रॉब्लम फिजिकल हेल्थ में नहीं, मेंटल हेल्थ में आती है। आप किसी चीज़ में फंस जाते हैं जो आपको मेंटली बहुत ही ट्रॉमेटाइज करता है, तो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल। जून से अक्टूबर के बीच में आपको सावधान रहना पड़ेगा। यहाँ पर शनि का गोचर द्वितीयेश और तृतीयेश होकर चतुर्थ भाव में भी है, और यहाँ पर शनि फिर से वक्री होंगे। यहाँ पर भी थोड़ा ट्रैवल दिखता है। देखिए, शनि जब जब चतुर्थ भाव में आते हैं तो सुख में कमी आती है, माँ को थोड़ा कष्ट होता है, और ये मीन राशि के हैं तो ज़रूर ध्यान रखिए, क्योंकि संधि दिखाता है मीन राशि, है ना। द्विस्वभाव राशियाँ जो हैं ये संधि की राशियाँ हैं। तो यहाँ पर, और वो भी चतुर्थ भाव में शनि का बैठना, प्लीज़ बी केयरफुल कि आपकी माँ को या आपके घर की सीनियर फीमेल्स को जॉइंट्स में वात रोग या वात से वो ग्रसित ना हो और जॉइंट पेन ना हो। ऐसा हो तो पीपल के पेड़ की सेवा, हनुमान जी की उपासना, सुंदरकांड का पाठ, ये इम्पोर्टेंट बताए गए हैं। आप कौओं को भी खाना खिलाइए। धूमावती को काक वाहिनी कहा जाता है, और शनि के लिए कौवे को खाना डालना, चींटी को खाना डालना, ये बहुत ही शुभ बताया गया है। शनि ग्रह शांत होते हैं। वैसे तो आप ये बात देखिए, ऐसा नहीं है कि आपका फ़ायदा चींटी को खाना खिलाने का है, आपको परहित करना है, परहित। अब उसमें चाहे गैया सामने आए, चाहे और कोई जानवर सामने आए, जो भूखा है उसका हित करने में ही आपका हित है। ये मत सोचिए मुझे तो शुक्रवार को ही खिलाना है, मुझे तो वो ब्राउन कलर की गाय को खाना खिलाना है, काली को खिलाना है, या काले डॉगी को खाना खिलाना है, तो ब्राउन आएगा तो आप खाना नहीं खिलाएंगे। तो अगर आप अपने बारे में सोचेंगे, अपने हित के बारे में सोचेंगे, तो फिर आपका काम नहीं होगा। ये काम तो परहित से होता है, परहित, बेनिफिशियंस ऑफ अदर फॉर्म्स ऑफ एग्जिस्टेंस। इसलिए वैसे ही आपको, जो आप पर डिपेंडेंट हैं, जो आश्रित हैं, उनको खाना खिलाना वैसे ही आपके लिए अच्छा है। आजकल अभी ये कोर्ट ने इतना बोला, मैंने अभी कोर्ट ने तो खैर रिलीफ दे दिया, मगर स्ट्रे डॉग्स का इतना वो था। जानिए, तो दरवेश हैं आप, बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि इनको खाना ना खिलाया जाए। ये भैरव वाहन है, आपके घर बैठा है, आपके घर की रक्षा करता है, उस कॉलोनी की भी रक्षा करता है जहाँ बैठा है। आप जानते हैं, बहुत सी चीज़ें जो आप नहीं देख पाते वो ये जानवर देख सकता है। ये बेजुबान जानवर उस चीज़ को भी महसूस कर सकता है, और नेगेटिव एनर्जीज आती नहीं हैं। जहाँ पर भैरव के इस वाहन का वास है, वहाँ नेगेटिव एनर्जीज भी आने से डरती हैं। ये सचमुच में क्षेत्रपाल है, क्षेत्र की रक्षा करता है। ये बात आप जानिए, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने तब भी सोचा था कि मैं इस पर एक वीडियो करूंगी या कुछ बात करूंगी, मगर नहीं हो पाया डिटेल में। मगर ये एक पॉइंट है। ऑफ कोर्स मैं मानती हूँ कि कुछ डॉग्स जो है वो प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। खैर, अब तो लॉ या सिस्टम उनको हटा भी रहा है, मगर ये जानिए कि ये दरवेश हैं, और आपके घर के बाहर जब तक बैठे हैं तो क्षेत्रपाल, क्षेत्र की रक्षा करने के लिए ये एनर्जी, ये शक्ति आपके घर के बाहर आपको प्रोटेक्ट करने के लिए बैठी है। आप इसको हटाएंगे तो जो नेगेटिविटी है वो आपको जल्दी पकड़ेगी। सनातन धर्म में ये दरवेश जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत सी और चीज़ों को काट देगा। आपने इसे बाहर निकाला तो जिनसे तो आपके शत्रु जो हैं आप पर हावी हो जाएंगे। इस बात को समझें। ये बड़ी सूक्ष्म बातें हैं। चलिए वापस आते हैं। मैंने धनु राशि के बारे में आपको बताया,
और यहाँ पर ये भी जानिए कि धनु राशि के लिए ऑलमोस्ट पूरा साल जो है राहु केतु जो हैं वो तृतीय और नवम भाव पे रहेंगे, इस एक्सिस पे रहेंगे। कोई अनकन्वेंशनल हॉबी भी देता है आपको राहु केतु इस एक्सिस पे, एक कोई अनकन्वेंशनल हॉबी, एल्केमी भी इस तृतीय भाव पर राहु केतु के इस एक्सिस पर हम देख सकते हैं, ये जानिए। और उसके बाद ये एक्सिस चेंज होगा, मगर ये एक पॉइंट है जो आपको देखना होगा। शनि जैसे ही वक्री होते हैं लास्ट वीक ऑफ जुलाई से फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर, बेसिकली 11 दिसंबर, क्लोज बाय जो ट्रैवल है या जो नियर बाय ट्रैवल है या उसमें भी केयरफुल रहें। इट्स बेस्ट नॉट टू ड्राइव फास्ट एंड जो भी आपका शॉर्ट टर्म ट्रैवल है बड़ी केयरफुली इसको प्लान करिए। आप किस ड्राइवर के साथ जा रहे हैं, किस व्हीकल में जा रहे हैं, ये सब इन चीज़ों को बहुत प्लान करके चलिएगा, नहीं तो वैसे भी इन बातों के बारे में केयरफुल रहना चाहिए। और धनु राशि का तो दिख रहा है, इसलिए मैंने कहा बी केयरफुल अबाउट इट, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे आपका कोई फ्लोर है और आप कहते हैं कि बिल्डर को दे देते हैं, हम कहीं और रह लेते हैं जब तक बिल्डर उस फ्लोर्स को या उस बिल्डिंग को बिल्ड करता है, तो है तो आपके लिए लाभदायक, मगर आप डिस्प्लेस हो जाते हैं थोड़े समय के लिए। आप डिस्प्लेस होकर कहीं और रहते हैं जब बिल्डर या डेवलपर आपकी बिल्डिंग को बनाता है। ऐसा एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग योग है, ये राशि के लिए भी ये दिखता है। ऐसा नहीं है कि और राशियों के लिए नहीं, मगर यहाँ बहुत ज़्यादा दिखता है, इसलिए मैंने आपके साथ ये शेयर किया। अब क्या किया जाए? गणपति अथर्व शीर्षम का जाप किया जा सकता है, हाथी की सेवा की जा सकती है। बहुत से टेम्पल्स हैं, आप जानते हैं साउथ में तो बहुत टेम्पल्स हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेम्पल के हाथी की आपने सेवा करनी है, आप बाहर भी हाथी की सेवा कर सकते हैं। गज सेवा, ये वैसे ही एक बड़ा ही ब्यूटीफुल उपाय है, सभी की सेवा करनी चाहिए, मगर गज सेवा मैंने धनु राशि वालों के लिए आपको यहाँ पर ये भी एक पॉइंट बताया। अब हम बात करते हैं मकर राशि, कैप्रिकॉर्न के बारे में। मकर राशि के लिए साल की शुरुआत में बृहस्पति द्वादशेश और तृतीयेश होके छठे भाव में बैठे हैं। अपने छोटे भाई बहन की सेहत का ध्यान रखें। अगर वो मूव कर रहे हैं अपनी एजुकेशन या अपनी सर्विस में किसी और सिटी या लोकेशन, घर से बाहर कहीं दूर अब अपना घर लेकर रह रहे हैं, तो आप ध्यान रखें कि उनके लिए वो कंफर्टेबल हो, क्योंकि थोड़ा सा डिस्कम्फर्टिंग हो सकता है ये पीरियड। इसके अलावा जब बृहस्पति का गोचर जून से अक्टूबर सप्तम भाव में एग्जॉल्टेशन पर आएगा, तो तृतीयेश और द्वादशेश एग्जॉल्ट होगा सप्तम भाव में। तो ऐसा जब होता है तो जो प्रवासी हैं वो घर पर वापस आ सकते हैं, उनकी घर वापसी हो जाती है। यानी कि अगर आप अपनी कंट्री से बाहर हैं और प्लान कर रहे हैं वापस आने के लिए, तो जून से अक्टूबर वो पीरियड है जब आप वापस आ सकते हैं। ऐसा सभी के लिए नहीं, मगर मैंने कहा ये व्यक्ति विशेष के हॉरोस्कोप से देखा जा सकता है, मगर जो प्लान कर रहे हैं ये समय आ जाएगा। द्वादशेश एग्जॉल्ट करता है सप्तम में, तो जो बाहर रह रहा है वो घर वापसी करेगा। यहाँ पर तृतीयेश भी एग्जॉल्ट हो रहा है, किसी हॉबी से कोई इनकम भी जनरेट हो सकती है। आप किसी या कोई ऐसा रिलेशनशिप जहाँ पर आप जानते हैं किसी व्यक्ति को, ये उस प्रकार का भी एक योग ये प्लैनेटरी गोचर दिखा रहा है। देखिए यहाँ पर जो डबल ट्रांजिट है वो द्वादश भाव पर आ रहा है, ठीक है। तो किसी और सिटी में, किसी फॉरेन लैंड में भी, फॉरेन लैंड मतलब आपकी सिटी से बाहर की सिटी में भी आप कोई इन्वेस्टमेंट्स प्लान कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा भी एक योग है, इसको जानिए, ठीक है। अब यहाँ पर राहु केतु का द्वितीय और अष्टम भाव पर गोचर, राहु का स्पेसिफिकली द्वितीय भाव पर, तो राहु जो है वो धूम्र स्मोक दिखाता है। जब द्वितीय भाव पर ये राहु का इफेक्ट आता है तो स्मोक, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा ऐसे जगहों में जाते हैं जहाँ स्मोक है, हुक्का बार्स हैं, तो केयरफुल रहिए क्योंकि चेस्ट हेल्थ पुअर होगी। जैसे ही शनि वक्री होंगे और वक्री होकर राहु की तरफ द्वितीय भाव में जाएंगे और चतुर्थ पर दृष्टि डालेंगे तो चेस्ट कंजेशन दे सकता है। ये मकर राशि वालों को ध्यान रखिए स्मोक से। अब ये ज़रूरी नहीं है कि स्मोक आप थ्रू माने सिगरेट्स या ऐसे ही इसको इंजेस्ट करें, पोल्यूशन भी बहुत है। तो ऐसी जगहों में अगर आप जा रहे हैं तो मास्क पहन कर जाएं, क्योंकि द्वितीय भाव का राहु आपको ENT में प्रॉब्लम देगा बिकॉज ऑफ स्मोक।
जो चेस्ट कंजेशन में भी रिजल्ट कर सकता है। ये आप ज़रूर ध्यान रखिए, ये इम्पॉर्टेंट है। बृहस्पति का साल के अंत में अष्टम भाव में गोचर, तृतीयेश होकर अष्टम भाव में गोचर, बहुत तेज़ ड्राइव नहीं करना चाहिए आपको, और छोटे सिबलिंग्स की हेल्थ का उस समय ध्यान रखना चाहिए। देखिए तृतीयेश जो है या तृतीय भाव जो है वो अष्टम से अष्टम है, भावत भाव में भी है ना, तो ये प्रॉब्लम दिखाता है। और तृतीयेश का अष्टम में आना, अष्टम का तृतीय भाव में जाना, ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। सडन एक्सीडेंट भी दिखाता है कई बार। ये कई बार हम चलते चलते सीढ़ियों से बहुत तेज़ी से चल रहे हैं, हील्स पहन के घूम रहे हैं, तो फिर आपको एक सडन जर्क देता है। इस बात का भी आप ध्यान रखें। मकर राशि वाले क्या कर सकते हैं? मकर राशि वाले भी शनि स्तोत्रम का पाठ कर सकते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट पाठ होगा। और गणपति अथर्वशीर्षम कर सकते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट रहेगा मकर राशि वालों के लिए। अब बात करते हैं कुंभ राशि के बारे में, एक्वेरियस साइन। एक्वेरियस साइन को समझें तो साल की शुरुआत में बृहस्पति पंचम भाव में वक्री होकर बैठे हैं, मगर एकादशेश होकर पंचम भाव से एकादश भाव को देखते हैं। ये साल का जो पहला पार्ट है, जनवरी से 31 मई का जो पीरियड है, ये जो पहले 5 महीने हैं, ये गेन्स दिखा रहे हैं, बिजनेस में गेन्स दिखाते हैं, और कोई अच्छी पोजीशन आपको इस पीरियड में मिल सकती है। ये बात आप जानिए, इम्पॉर्टेंट। एंड ऐसा गोचर देखिए बार बार नहीं आता जब एकादशेश एकादश को देखता है, ठीक है। तो कुंभ राशि वालों के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। मगर 31 मई के बाद 2 जून से अक्टूबर का जो पीरियड है, उसमें यही बृहस्पति छठे भाव में एग्जॉल्ट हो जाते हैं एज सेकंड लॉर्ड एंड 11th। इसमें किसी प्रॉपर्टी का या कैपिटल एसेट का डिस्प्यूट हो सकता है, जिसके कारण आपको कोर्ट का चक्कर लगाना पड़े या लीगल एडवाइस लेनी पड़े या लीगल किसी एंटेंगलमेंट में आप फंसें, ये आप ध्यान रखें। इस पीरियड में किसी भी छोटी प्रॉब्लम को बड़ा ना होने दें। अब क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति द्वितीयेश और एकादशेश होकर छठे भाव में एग्जॉल्ट कर रहे हैं, तो ध्यान रखिए कि ईएनटी में अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई कंजेशन है, कोई अल्सर है माउथ में, तो वो आपको तकलीफ दे सकता है, बढ़ सकता है। इस समय आप ज़्यादा खाना खाने लगें और इवेंचुअली उससे अपनी गट हेल्थ को ख़राब कर लें, मतलब ग्लटनी जिसे हम कहते हैं। बहुत ही वो कहते हैं ना, कई बार जब आदमी थोड़ा ट्रॉमेटाइज्ड होता है या उसे थोड़ा मेंटली वो अनस्टेबल होता है, तो वो फूड में सॉलेस ढूंढता है। यानी बहुत ज़्यादा मीठा खा लिया, डिज़र्ट खा लिया, बहुत खाना खा लिया, उससे उसको लगता है कि मेरा मेंटल सब्सटेंस जो है वो अब इक्विलिब्रियम में है, मगर उससे वो ग्लटनी भी गट हेल्थ ख़राब करती है, आपकी स्टमक हेल्थ ख़राब करती है, आपके मेटाबॉलिज्म को पुअर करती है। इस बात का आप ध्यान रखें, क्योंकि ये बहुत ही, और शनि वहाँ बैठकर बार बार मार्गी वक्री होंगे। और जब रेवती नक्षत्र में शनि मीन राशि में बैठकर वक्री होंगे, क्योंकि यहाँ पर रेवती नक्षत्र के जो स्वामी हैं बुध, वो अष्टमेश भी हैं, ये कुंभ राशि की बात हो रही है। तो अगर हम रेवती नक्षत्र देखें तो 17 मई से 9 अक्टूबर ये जो पीरियड है, इसमें आप अपनी ईएनटी और ग्लटनी, एक्स्ट्रा खाना खाना, इस पर ज़रा कंट्रोल रखें स्पेसिफिकली इस पीरियड में। और इस पीरियड में कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मेडिकेशन नहीं ले लें, ओवर मेडिकेट नहीं कर दें, कोई स्टेरॉयड नहीं लें, क्योंकि पॉइजनस कुछ एलिमेंट नहीं जाना चाहिए, ठीक है। कोई ऐसा ड्रग नहीं लें, कोई ऐसा केमिकल नहीं लें जो आपको इंजेस्ट करने में आपका पॉइजनस इफ़ेक्ट नहीं आना चाहिए। बहुत ज़्यादा सामान जो पुराना होता है, स्टेल फूड जब आप खाते हैं, या बहुत रेफ्रिजरेटेड है, डीप रेफ्रिजरेटेड खाना है, फिर उसे निकाला, वो भी, उसमें भी ग्रोथ या बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो जाती है। बी वेरी केयरफुल, खाना फ्रेश खाइए। देखिए सनातन धारा जो है वो अग्नि को स्ट्रेंथ देना ही सनातन धारा है, ठीक है। अब जब तब तो सटल बॉडी में इफ़ेक्ट देता है अग्नि को, पर खाना जो है वो फिजिकल बॉडी में, अगर आप बहुत स्टेल खाना खाएं, बहुत माइक्रोवेव इंडक्शन प्लेट का खाना खाएं, तो फिजिकल बॉडी में अग्नि को आप क्षीण कर देते हैं, है ना। फिर उसमें आपको फिजिकल एलिमेंट आने लगता है ना। तो ये ध्यान रखें कि अग्नि तीनों शरीरों में काम करती है। फिजिकल बॉडी में भी अग्नि काम करेगी, आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएगी, आपके सूक्ष्म शरीर में अग्नि काम करेगी, जब तप को बढ़ाती है,
और फिर आप जानिए कि जब तब जो है वो आपके, जो मैं कितनी बार कहती हूँ, दृढ़ कर्म अदृढ़ कर्म उसको क्षीण करता है, उसको कम करता है, घटाता है, कुछ हद तक घटाता है, मिटाता है, मगर दृढ़ कर्म को आपको भोगना ही पड़ता है। ये सब आपके सूक्ष्म शरीर में होता है जब तब दान तपस्या से, क्योंकि सूक्ष्म शरीर में ये अग्नि को बढ़ाता है। कर्म का बीज यहाँ रोस्ट होता है, ठीक है, नोट दिस पॉइंट। अब कुंभ राशि वालों के लिए साल का ऑलमोस्ट द फुल ईयर राहु केतु लग्न और सप्तम पे रहेंगे। अनकन्वेंशनल आइडियाज़, अनकन्वेंशनल सोच, ये भी, मगर कई बार बहुत इनोवेटिव आइडियाज़ आते हैं। ऐसे लोग बहुत नए टेक्नोलॉजी में भी अपना दिमाग लगाते हैं। स्पेसिफिकली अगर आप उस फील्ड में हैं तो कुछ नए आइडियाज़, नई इनोवेशंस में भी आप कार्यरत रहेंगे, ये बात को जानिए। ये तो मैंने पहले ही कह दिया कि साल के पहले 5 महीने आपके व्यवसाय, बिजनेस, प्रोफेशन के लिए अच्छे हैं। साल का अंत अक्टूबर के बाद नवंबर दिसंबर में जब बृहस्पति द्वितीयश होकर जब सप्तम भाव में आएंगे, तो वैसे देखा जाए तो बृहस्पति सप्तम भाव में आप कहेंगे बेनिफिक प्लैनेट, मगर यहाँ पर लॉर्डशिप देखी जाए एक्वेरियस के लिए ये द्वितीय भाव जो है ये सप्तम से अष्टम भाव है। जब यहाँ पर बृहस्पति का प्रवेश होगा तब आप थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट्स ज़्यादा करेंगे अपने स्पाउस के साथ, सो उसका ध्यान रखें। बहुत ज़्यादा इक्विलिब्रियम मेंटेन कीजिए अपने रिलेशनशिप्स में, ये इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर एक और बात जानिए कि शनि और बृहस्पति दोनों का एकादश भाव पर डबल ट्रांजिट है। ये कोई पुराने बिजनेस आइडिया को जिसको आपने एग्जीक्यूट ना किया हो, जो ग्राउंड पे बस अभी आइडिया ही हो, ये रियलिटी ना बना हो, तो उसको भी ये एक्टिवेट कर सकता है। कोई लॉन्ग पेंडिंग डिज़ायर्स जो बहुत समय से जिसके लिए आप कार्यरत हैं उसको फुलफिल कर सकता है और फुली उसको रियलाइज़ करा सकता है। इस बात को भी नोट करें। कुंभ राशि वाले, हनुमान चालीसा सभी के लिए है, राम रक्षा स्तोत्र भी सभी के लिए है, और ये इम्पोर्टेंट है। कुछ ललिता सहस्त्र नाम का भी आप पाठ कर सकते हैं पूर्णिमा पर, और फ्राइडे पर भी आप ये जाप कर सकते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट। इसके अलावा गणपति को भी आप वर्शिप कर सकते हैं। वेडनेसडेज आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। वेडनेसडेज को आप थोड़ा समय निकालिए, थोड़ा परहित करने के लिए। बेनिफिशियंस फॉर अदर फॉर्म्स ऑफ एग्जिस्टेंस, ये इम्पॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं मीन राशि के लिए, पाइसेस लग्न और पाइसेस मून साइन। मीन राशि के लिए बृहस्पति वक्री होकर चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे साल के पहले 5 महीने, और ये लग्नेश और दशमेश होकर चतुर्थ भाव में, तो चतुर्थ भाव से दशम भाव पर दृष्टि देंगे, करेक्ट। और धनु ही मीन लग्न के लिए, तो धनु की राशि दशम भाव में आती है, तो दशमेश सप्तम दृष्टि से अपने ही घर को देखेंगे, तो करियर के लिए यह एक अच्छा पीरियड है। ये 5 महीने, साल के पहले 5 महीने, क्या साल के अगर आप देखें फर्स्ट 10 मंथ्स मीन राशि के लिए बृहस्पति, क्योंकि यहाँ लग्नेश और दशमेश है, ये दशम भाव और एकादश भाव को देखेंगे साल के पहले 10 महीने, पहले 5 महीने दशम भाव को, और उसके बाद के 5 महीने जो हैं वो एकादश भाव को। तो ये एक बहुत ही अच्छा योग दिखा रहा है फॉर मीन राशि। बृहस्पति जब एग्जॉल्ट होंगे और जून से अक्टूबर जब पंचम भाव से एकादश भाव को देखेंगे एज द 10th लॉर्ड, तो भी बहुत गेन्स का पीरियड है। ये करियर में और प्रोफेशन में एक बहुत अच्छा पीरियड रहेगा मीन राशि के लिए। मीन राशि को अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल रहना पड़ेगा साल के अंत में। और साल के अंत में क्या, उसके बाद नवंबर, दिसंबर, इवन जनवरी 2027, ये 3 महीने मीन राशि की हेल्थ के लिए बहुत अच्छे नहीं हैं। अगले साल यानी कि 2027 के साल में भी मीन राशि के लिए हेल्थ के थोड़े इश्यूज बनेंगे जब लियो में, सिंह में बृहस्पति का प्रवेश रहेगा। ये बात आप ध्यान रखिए। मगर फर्स्ट 10 मंथ्स बहुत ही एक्टिव हैं और बहुत लाभदायक हैं, प्रोफेशनली वेरी गुड। इसमें इनकम के सोर्सेज बढ़ रहे हैं। इनकम का चाहे वही सोर्स हो बट वो एक्सपैंड कर रहा है, इट्स एक्सपेंसिव, ये ध्यान रखिए। नवंबर दिसंबर हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद जब हम देखें तो बृहस्पति और शनि दोनों ही जो दशम भाव को डबल ट्रांजिट में देख रहे हैं,
तो करियर में एक ब्रेक थ्रू का पीरियड भी है। एक तो है गेन्स, एक है ब्रेक थ्रू का पीरियड आना, क्योंकि ये डबल ट्रांजिट दशम भाव पर है, तो ये एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है मीन राशि के लिए। मीन राशि के लिए राहु केतु, मीन राशि वालों के लिए राहु केतु फॉर द लार्जर पार्ट ऑफ द ईयर टिल नवंबर एंड छठे और द्वादश भाव के इस एक्सिस पर रहेंगे। अब केतु का जब जब छठे भाव में गोचर होता है तो कोई इन्फेक्शन, स्टमक इन्फेक्शन ज़रूर देता है, तो मिल्क आप किन सोर्सेज से कंज्यूम कर रहे हैं उसको ज़रूर देखें। मैं बहुत ज़्यादा टेट्रा पैक मिल्क को वो नहीं कहती, और आपको ये भी देखना पड़ेगा एटलीस्ट पैकेट मिल्क इज़ बेटर देन टेट्रा पैक मिल्क, बट सोर्स ऑफ मिल्क वो आपको नहीं पता कहाँ से इकट्ठा हुआ, क्योंकि इसको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। एनीवे, आप जो भी खाएं उसे सोच समझ के खाएं, उसकी एक्सपायरी डेट चेक करके खाएं, ये इम्पॉर्टेंट है ताकि आपको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं हो, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो नहीं होना चाहिए। आपने जो इंजेस्ट किया वो बाहर भी आना चाहिए, टॉक्सिन्स हैव टू कम आउट ऑफ द बॉडी ऑल्सो। वो इंजेस्टेड रहेंगे तो फिर आपको तकलीफ देंगे, ये ध्यान रखिए। राहु जब जब ऐसे ही द्वादश भाव में आता है तो बहुत डीप ड्रीम्स और बहुत नाइटमेयर्स भी कई बार आते हैं। ये उसके बेसिक नेटल पोजीशन को भी समझना पड़ेगा और आपके चार्ट की दशाओं को भी देखना पड़ेगा। मगर स्लीप कई बार इरेटिक डिस्कम्फर्ट आपको होता है कि अचानक से नींद टूटती है जिसे कहते हैं, तो ये वो एक इफ़ेक्ट तो रहेगा आपको ऑलमोस्ट फॉर द होल ईयर, क्योंकि साल के अंत में ही राहु केतु अराउंड द 27th ऑफ नवंबर ट्रू राहु का जो मूवमेंट है वो साल के अंत में ही आएगा, तो ये आपको ग्रसित करेगा पूरे साल 2026 का। तो अपनी स्टमक हेल्थ का बहुत ध्यान रखिए, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब शनि मीन राशि के लिए एकादशेष होकर जब राहु की तरफ मुड़ेंगे तो ये जानिए कि अगस्त से फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर ये जो पीरियड है इसमें आपका बहुत ट्रैवल हो सकता है, क्योंकि शनि का राहु जो कि द्वादश भाव में बैठे हैं उसकी तरफ रेट्रोग्रेड मोशन में इफेक्ट आएगा। तो जुलाई लास्ट वीक से दिसंबर सेकेंड वीक अगर आप कहें मीन राशि वालों के लिए ट्रैवल रिलेटेड हो सकता है। यहाँ पर जनवरी टू जुलाई और फिर उसके बाद लास्ट फ्यू डेज ऑफ दिसंबर जो है ये गेनफुल भी दिखता है, क्योंकि एकादशेष शनि लग्न में बैठ के दशम दृष्टि से दशम भाव को देख रहे हैं, तो ये अच्छा पीरियड दिखाता है। अब क्या किया जाए? हनुमान चालीसा, महिषासुर मर्दिनी स्तोत्रम, गणपति अथर्व शीर्षम, ये कुछ अच्छी चांट्स हैं। बट जैसा कि मैंने कहा, जो भी आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है आप उसको फॉलो करें, जो आप रेगुलरली पढ़ते हैं परंपरागत, जो आपके गुरु का मंत्र है उसे आप करें और सब ठीक रहेगा। अब आप देखिए, इस बार आप जानते हैं दिवाली भी थोड़ा पहले आई, तो सारे फेस्टिवल्स थोड़ा पहले आ रहे हैं। अब माघ मास जब शुरू होता है तब पहले गुप्त नवरात्र आते हैं। तो आप जानते हैं कि माघ मास 19 जनवरी से 27 जनवरी का जो पीरियड है ये माघ मास नहीं मगर माघ मास के गुप्त नवरात्रों का पीरियड है। तो ये एक अच्छा समय है भगवती दुर्गा के वर्शिप का। इसमें आप दश महाविद्या, भगवती दुर्गा, महिषासुर मर्दिनी स्तोत्रम ये भी पढ़ सकते हैं। मगर एक पीरियड जो बहुत लोग नहीं जानते वो है शाकंभरी नवरात्र। शाकंभरी नवरात्र जो है वो पौष शुक्ल अष्टमी से पौष पूर्णिमा के बीच में आते हैं, और जब न्यू ईयर्स आ रहा होगा तो ये पीरियड चल रहा होगा। 28 दिसंबर को पौष शुक्ल अष्टमी है और पौष पूर्णिमा जो है वो 3 जनवरी को है। तो 28 दिसंबर से 3 जनवरी के बीच में, 28 दिसंबर जो कि पौष शुक्ल अष्टमी है उसे बनदा अष्टमी भी कहा जाता है, और शाकंभरी देवी जो कि हम कहते हैं कि ये अन्नपूर्णा का ही एक फॉर्म है, हार्वेस्ट की देवी हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से भी इनको वर्शिप किया जाता है। तो इस समय भी 28 दिसंबर से 3 जनवरी भी आप भगवती को वर्शिप कर सकते हैं। ये न्यू ईयर्स का पीरियड है, तो सिर्फ न्यू ईयर्स में आप मेरी मेकिंग नहीं कीजिए, ये जानिए कि ये पौष शुक्ल अष्टमी से पौष पूर्णिमा का पीरियड है, तो इसमें वर्शिप इम्पॉर्टेंट है। महिषासुर मर्दिनी कर सकते हैं, अन्नपूर्णा स्तोत्रम कर सकते हैं, ललिता सहस्रनामा कर सकते हैं। ये पावरफुल स्तोत्रम
ये तीनों ही बहुत ही पावरफुल हैं। कनकधारा भी कर सकते हैं, इस पीरियड में भी कर सकते हैं, और माघ के जो पहले 9 दिन हैं, जो कि 19 जनवरी से 27 जनवरी का जो पीरियड है, वो माघ के पहले 9 नवरात्रे यानी कि गुप्त नवरात्रे, वो गुप्त नवरात्रे जो हैं उसमें भी आप वर्शिप ज़रूर करें। और ये मंत्र जो मैंने बताए हैं इनको ज़रूर करें। जीवन वर्शिप के लिए ही मिला है। मुझे बहुत से लोग कॉल करते हैं, कहते हैं, जब मैं कंसल्ट भी करती हूँ तो कहते हैं आप बताइए कि हमारे जीवन का क्या पर्पस है, मेरे जीवन का क्या पर्पस है। तो आपको बहुत से लोग इसमें बहुत सी बातें बताएंगे, पर मैं आपको बता दूं कि ऑल लाइफ हैज़ ओनली वन पर्पस, टू बेटर द स्टेट ऑफ योर कॉन्शियसनेस। अपने चित्त की स्थिति को ऊंचा उठाना, यही आपके जीवन का पर्पस है। अब वो आप ऐसे काम करके निकालें, ऐसे काम करके करें, कैसे भी करें, चित्त की स्थिति की शुद्धिकरण ही आपके जीवन का लक्ष्य और उद्देश्य दोनों है। कोई उसे बहुत शुद्ध कर देता है, अब जो बिल्कुल शुद्ध कर देगा वो तो उसका तो आवागमन ही बंद हो जाएगा, वो तो बाहर निकल जाएगा इस मृत्यु लोक के पॉइंट से। इस बात को जानिए कि जैसा आपका चित्त है आपको वैसा ही फॉर्म मिलेगा, वैसा ही देह धारण करेंगे आप, जैसा आपका चित्त होगा। तो चित्त की स्थिति ऊंची हो गई तो वो मृत्यु लोक का देह नहीं धारण करेगा, वो आगे चला जाएगा। चित्त का शुद्धिकरण ही जीवन का लक्ष्य और उद्देश्य है। जी नमस्कार।